हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज की इस सेशन में हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट शिवम कुमार सर। शिवम सर यूपी एपीओ 2022 बैच में चयनित हैं और आज इस सेशन में हम उनसे इंटरैक्टिव टॉक करने वाले हैं जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर करेंगे और हमारे व्यूअर्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है, जो इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारा। और सर थैंक यू सबसे सो पहले मच। अगर मैं आपसे पूछूं तो सर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बताएं। यस करिश्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू टू दी होल लीगल वानी टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल लखनऊ से प्राप्त की है, इंटरमीडिएट तक की। आफ्टर दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन एलएलबी ऑनर्स कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से 2018 में पूरा किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स एलएलएम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर से कंप्लीट किया 2019 में। एंड सिंस दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन सर्विस एग्जाम्स। तो सर किस किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया टू बिकम अ लीगल ऑफिसर? एज सच मुझे मोटिवेशन मेरी पढ़ाई से ही मुझे मिला, क्योंकि मेरे आसपास में कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स को मैं जब पढ़ रहा था अपने ग्रेजुएशन के कोर्स में, तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय मेनली जब मेरा इनकाउंटर क्रिमिनल के सब्जेक्ट, क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट से, स्पेशली सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस के से हुआ, तो उनमें मेरी रुचि एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स जो कि नॉर्मली जुडिशरी में पूछे जाते हैं या कॉर्पोरेट लॉ में होते हैं, उनमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो उसी हिसाब से फिर मैंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा रिसर्च करना शुरू शुरू किया कि इन सब्जेक्ट्स को लेके कौन से ऐसे करियर्स हैं जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता हूँ। और इसके अलावा प्लस मेरे सीनियर्स भी थे जिनकी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पद पे रहे रह चुके थे, रहे हैं। तो उनसे भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत गाइडेंस मिली, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड वेयर यू कैन एक्सेल। सो इन सब चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया टू बिकम अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपने ग्रेजुएशन में आते हैं एलएलबी में या बीएलएलबी में, तो वो लोग उस टाइम पे जस्ट एक माइंड अप ही कर पाते हैं कि हमें एक लीगल ऑफिसर बनना है, हमें जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो सर उनके लिए फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि वो इस स्टेप को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं फॉर प्रिपरेशन यस, के लिए? देखिए उनको सबसे पहले, देखिए आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर में इतना चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपने एलएलबी ऑनर्स कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है मे भी आपको लॉ के सब्जेक्ट्स तुरंत ना पढ़ाए जाए, थोड़े बहुत बीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस आफ्टर कमिंग इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर लॉ कोर्स, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप एक्चुअली में किस फील्ड में बेसिकली अपने करियर को स्टैब्लिश करेंगे, बनाना चाहेंगे। तो उस हिसाब से फिर कहीं ना कहीं बच्चों को स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन में शुरू कर देना चाहिए। अब प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किन पर्टिकुलर मैटर से, किन पर्टिकुलर सोर्सेज से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि लॉ बहुत ही वास्ट एरिया है स्टडी का। तो आपको अपने मैटर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को और अपने एरिया को कंसाइज रखना है कहीं ना कहीं। बहुत सारा सोर्सेस पे नहीं जाना है, अपनी एक बुक को पकड़ना है, एक बैराक को पकड़ना है, अपने नोट्स को पकड़ना है, और उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को स्टैब्लिश करते रहना है। तो यही मेन चीजें हैं जो कि ध्यान रखने वाली है, ज्यादा इधर उधर नहीं, मतलब भटकना मेन चीज। सर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी प्री और मेंस के लिए? और सर अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ सोर्सेज रिकमेंड कर सकें, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी मेरी यही मेन रही थी कि जब एग्जाम होने वाला था उससे 3 या 4 महीने पहले से ही मैं मेंस की तैयारी में लगा हुआ था। मेंस की तैयारी आपको स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी चाहिए। सपोज अगर एग्जाम जनवरी में होने वाला है, तो आप उसे 6 महीने पहले से ही, 4 महीने पहले से ही मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस की तैयारी जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी प्री की भी तैयारी होती रहती है। बट जब ये होता है कि 1 महीना या 1.5 महीना बचा हुआ है,
तब कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टडी को प्री के हिसाब से कंसाइज करना पड़ता है। और प्री के हिसाब से कैसे कंसाइज करेंगे, जब बियर एप्स पे ज़्यादा फोकस करें, जो उसका वर्बेटम है उस पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएं। तो उनसे बच्चे को प्री में हेल्प मिलती है, क्योंकि मेन कंपटीशन प्री के अंदर ही ज़्यादा रहता है। और क्यों ना, क्योंकि आपकी मतलब मेंस की भी आपकी तैयारी रहती है, तो जब अल्टीमेटली आप सिलेक्ट होकर मेंस के एग्जाम में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। और सर क्या प्री और मेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की हाँ आप मीन्स आप सब्जेक्टिव के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और उसी में से ही आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सर थोड़ी डिफरेंट नहीं, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों को लेकर के? डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन, प्री और मेंस का एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफरेंट है। एक में एमसीक्यू, एक में सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको जितना हो सके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप 2 से 3 आंसर्स रोज रेगुलर लिखें, लॉन्ग आंसर्स स्पेशली, जिससे आपकी राइटिंग हैबिट बनी रहे। और क्योंकि प्री में इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बस एमसीक्यू करना है, तो मेन एमसीक्यू के लिए आपको अलग एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो ये रहेगी कि कहीं ना कहीं आप बेयर एप्स को बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप एपीओ के एग्जाम्स में देखें, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस बेयर एप्स से आते हैं, उसके इंडेक्स से आते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है लोगों को, जिन्होंने अच्छे से बेयर एप्स को रीड नहीं किया होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि सेक्शन, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ दी गई है। तो इसलिए 1 डेढ़ महीने पहले से ही आपको बेयर एक्स बहुत अच्छे से कमांड बना लेनी चाहिए। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। सर करंट अफेयर का पैटर्न और करंट अफेयर की जो क्वेश्चंस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सर उसके लिए स्टूडेंट्स को किस सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, आप थोड़ा बताएं सर। यस, देखिए करंट अफेयर्स हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में और प्रोसिक्यूशन सर्विस के एग्जाम्स में, दोनों में ही अब कहीं ना कहीं उसमें पैटर्न बदल रहा है। वो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के पैटर्न को पकड़ रहे हैं, जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। तो उस तरीके के सवाल अब मेनली हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंग्लिश या एक हिंदी का एक अच्छा पेपर, जैसे द हिंदू का पेपर हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसके अलावा कोई अगर आप हिंदी का पेपर अच्छा लेना चाहें, उसको आप रीड करें जितना आपसे हो सकता है, स्पेशली द एडिटोरियल पोर्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैगजीन कोई भी हो, जैसे घटना चक्र एक अच्छी मैगजीन होती है, जिससे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप रीड कर सकते हैं, मंथली मैगजीन्स को, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा आपके सेल्फ नोट्स कहीं ना कहीं बहुत आपको हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स को टैकल करने के लिए। सर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इतने डेडिकेटेड, कह सकते हैं इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि वो अदर एक्टिविटीज को, चाहे कॉलेजेस की एक्टिविटी हो, चाहे मूड कोर्ट हो, क्लाइंट काउंसलिंग हो, उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। तो सर क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिटेड रहती हैं, ये सारा क्लाइंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे स्पीकिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है, इंटरव्यू में आपको एक आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की नहीं, हम सिर्फ सब्जेक्टिव थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं, के लिए इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। तो सर इस पे आपका स्टैंड क्या है? मेरा यही स्टैंड है इस पे कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन मैंने भी, जब मैं अपना 5 ईयर कोर्स में था, तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। तो उससे कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपको स्पीकिंग में एक ना कॉन्फिडेंस मिलता है कहीं ना कहीं। और वो चीज़ आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपके सामने 3 लोगों का पैनल बैठा रहता है, और वहां पर वो मेनली यही चेक करते हैं कि बच्चा कितनी कॉन्फिडेंटली आंसर दिए दे रहा है। अगर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो हड़बड़ा तो नहीं रहा है, या कुछ वो उसके मन में डबल थॉट से, डबल माइंड में कुछ और दूसरी चीज तो नहीं चल रही है। तो वो इन सब चीज़ों को मेनली चेक करते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसे बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, चाहे डिबेट्स हो गए, मूड कोर्ट्स हो गए, एक्सटेम्पोर हो गए, स्पीचेस हो गई, ये सब आपको ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो, जैसे मतलब ये है कि आप मेनली आपका फोकस इसी के ऊपर है कि आपको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या जज बनना है, तो आप थोड़ा बहुत जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बेनिफिट डेफिनेटली देगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोनों चीजें बैलेंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टडी भी और अदर अपने मेडिटेशन कह सकते हैं, या कोई भी वो अगर स्ट्रेस रिलीफ के लिए परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्टिविटी। लेकिन सर हमने सुना है कि आप क्रिकेट के लिए आपको काफी रुचि थी अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में। तो सर आप
अपनी पढ़ाई और क्रिकेट को कैसे बैलेंस करते थे, अगर वो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स भी एक बैलेंस सीख सकें कि उन्हें कितना परफॉर्म करना है, उन एक्टिविटीज को भी देना है और अपनी स्टडी को भी देना है। यस, देखिए, क्रिकेट अब मेरी हॉबी रही है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें 10 से 12 घंटे कहीं ना कहीं एक तरीके की मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल उससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। तो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट इज क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स और मेडिटेशन और योगा, आप यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी। आप अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे, आपका मूड फ्रेश रहेगा, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन नहीं फील करेंगे इस तरीके का। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद योर स्टडीज, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। और सर, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए जो अपनी स्पीकिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फॉर इंटरव्यू पर्पस। स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने का यही मैं तरीका बताऊंगा सबसे अच्छा, कि आप जितना हो सके अपने दोस्तों से फ्री टाइम में निकाल के बात करें। कहीं ना कहीं ये होता है कि हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, और हम कहीं ना कहीं एक तरीके से आउटर वर्ल्ड से कट जाते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा निकालना चाहिए जहाँ पे आप अपनी एक हॉबी को फॉलो कर सके, अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ सके, किसी भी विषय पे चर्चा कर सके, जिससे कहीं ना कहीं आपके अंदर की स्पीकिंग स्किल्स शार्प होती रहे। तो ये एक अच्छा माध्यम है मेरे हिसाब से, कि कहीं ना कहीं उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। सर, अगर आप उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें जो जिनका सिलेक्शन किसी भी वजह से नहीं हो पाता है और वो एकदम अब निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए अगर सर आप कुछ कहना चाहें। जी जी देखिए, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें सफलता असफलता लगी ही रहती है। मैं अपना ही आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू था। मैं अभी तक इससे पहले 3 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो चुका हूँ। बट कहीं ना कहीं उससे दुख तो होता ही है, नो डाउट अबाउट इट, कि दुख होता है आपको। बट आप कितनी जल्दी अपने आप को कवर अप कर लेते हैं, बकल अप कर लेते हैं और फिर से एग्जाम में लग जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एस्पायरेंट के लिए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, आप अपनी प्रिपरेशन के प्रति ईमानदार रहें। आप अपने आप से चोरी ना करें। आपका अगर एक फिक्स रूटीन है तो आप उसको फॉलो करें। ये ना हो कि आपने एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद आप फिर से एक अपने ही अलग वे में चले गए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आप सही सोर्सेज से, सही लोगों से हेल्प लें। जैसे आपके सीनियर्स हैं, मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया था कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी कंसाइजली स्टडी करनी है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने सीनियर्स से कॉन्टैक्ट बना के रखें हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गाइड मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। और अपनी प्रिपरेशन के प्रति बहुत ईमानदार रहें, कि कहीं आपको ये ना हो कि आप ही श्योर नहीं है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, और उसके प्रति मैं पूरी ऑनेस्टी से लगा रहूंगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक एस्पायरेंट को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सर, एट लास्ट मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कोई अपना कोई एक्सपीरियंस, या आप चाहते हैं कि कुछ भी जो स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन के टाइम पे उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप ऐसा कोई पॉइंट्स बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। ध्यान रखने वाली यही चीज़ है कि आप क्लियर रखें अपने सोर्सेज को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें दिक्कत, नॉर्मली एक्सपायरेंट्स को दिक्कत यही होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि पढ़ना कहाँ से और कितना पढ़ना है। अब जैसे हम पेपर्स को देखते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पेपर है या जुडिशरी का पेपर है, तो उसमें एक सेट पैटर्न में आता है कि आपको इतने वर्ड्स लिखने हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस तरीके की होनी चाहिए कि आप जितने वर्ड्स में आंसर को पूछा गया है, उतने वर्ड्स में आपको लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। साथ ही साथ आपका सोर्स कंसाइज रहे, कन्फाइंड रहे, कि आपके पास एक बेयर हो, एक कोई स्टैंडर्ड बुक हो, एक रेफरेंस बुक हो। अब रेफरेंस बुक में लोग नॉर्मली समर्थ अग्रवाल की बुक हो गई या ए के जैन की बुक हो गई, उसको रेफर करते हैं। और साथ में अगर आपके खुद के नोट्स हैं जो कि आपने बनाए हुए
तो ये अगर चार चीजें आपके पास हैं, क्योंकि कंसाइज है कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को पूरा स्टडी करने के लिए, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो मतलब प्रॉब्लम तब अराइज होती है। इसलिए अपने सोर्सेज को कंसाइज रखें, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बनाए रखें। ये इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और इतना डिटेल्ड में हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अपनी सारी एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर किया। और मैं होप करती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स को इस सेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, उनकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा इंक्रीमेंट आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू टू दी होल लीगल वाली टीम।